Hello and good morning everyone. I welcome you all at Ubers IAS. I hope everyone is doing well. So today is 12th March 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Edubers IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल, आप फ्रंट पेज पर ये आर्टिकल देखेंगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. एडिटोरियल सेक्शन में भी हमारा एक आर्टिकल है एंड टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में अगर हम मूव करते हैं तो वहां पर भी हमें सेम आर्टिकल देखने को मिलता है कि व्हाई डिड द टॉप कोर्ट रिजेक्ट एसबीआई प्ली. यहाँ पर एसबीआई की जो प्ली थी, मतलब की रिक्वेस्ट थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है. पहले तो हम यहाँ पर पिटीशन के बारे में बात करते हैं कि एसबीआई का यहाँ पर रिक्वेस्ट क्या थी. एसबीआई का रिक्वेस्ट ये था कि यहाँ पर जो बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, जो भी कंज्यूमर थे जिन्होंने यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेस किया है, तो उनका जो डेटा है वो यहाँ पर किसको, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करना था एसबीआई को. लेकिन वो अब जो टाइम दिया गया था 6 मार्च का यहाँ पर टाइम दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन इस टाइम पर उन्होंने नहीं कहा. उन्होंने कहा कि जो डेटा है पूरा आपका एक प्लेस पर नहीं है, हमें क्या करना होगा, पूरे डेटा को टैली करना होगा, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होगा. कुछ डेटा हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है और कुछ डेटा हमारे पास डिजिटली अवेलेबल है. सो दोनों डेटा को हमें टैली करना होगा, कंपेयर करना होगा और उसके बाद फिर क्या है, हम वो डेटा आपको दे सकते हैं. तो ये जो डेटा है, हमें जो कंपेयर करना है, सारी चीज़ें हैं, इसमें करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए. और इसलिए यहाँ पर डिमांड की थी किसने, एसबीआई ने, कि जो टाइम पीरियड है यहाँ पर उसे 30 जून तक कर दिया जाए. कितना टाइम बढ़ाने की बात की थी, 30 जून तक कर दिया जाए. अब देखिए तीनों आर्टिकल्स को हम मिक्स करके पढ़ेंगे. तीनों आर्टिकल में सेम बातें कही गई हैं एक तरीके से अगर हम देखें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट फर्म टेल एसबीआई टू शेयर पोल बॉन्ड्स डिटेल्स टुडे. उन्होंने एसबीआई से कहा है कि आज 12 मार्च को आपको पूरी जितनी भी डिटेल्स हैं आपको क्या करनी होगी, वो शेयर करनी होगी. सो कोर्ट डिसमिसेस बैंक प्लीज सीकिंग टाइम टिल 30 जून टू गिव Election Commission the details, says the information is readily available. Commission must publish the data on its website by 5 p.m. on March 15. तो मतलब एसबीआई को क्या करना होगा, पूरा डेटा आज यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करना होगा और इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 15 मार्च को 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पे पूरा डेटा यहाँ पर पब्लिश करेगी. अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, मतलब यहाँ पर जो एसबीआई ने टाइम क्यों मांगा था और टाइम यहाँ पर जो मांगा था उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट क्यों किया गया है. सो आप सभी को पता है कि ऑन 11 मार्च को क्या होता है, एसबीआई की जो प्ली होती है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, उनकी डिमांड ये थी एसबीआई की कि हमें 30 जून तक का टाइम दिया जाए, तब तक हम पूरा डेटा क्या करेंगे, आपके सामने यहाँ पर लेकर आएंगे. लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 5 जजेस की बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्होंने कहा, उन्होंने बैंक को 24 आवर्स दिए हैं. कितना टाइम दिया है, 24 आवर्स दिए हैं. दैट इज बाय द क्लोज ऑफ बिजनेस आवर ऑन March 12. जब यहाँ पर एसबीआई का जो बिजनेस होता है, एक टाइम होता है ना कि आप यहाँ पर 5 बजे तक का काम है आपका, 5 बजे तक का जो टाइम है, उनका जो बिजनेस आवर है, उस टाइम तक आपको क्या करना है, पूरा यहाँ पर जो डेटा है उसे डिस्क्लोज करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर प्रोवाइड करना है. अब ये इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और एंड कॉमन कॉजेस, तो उनका भी यहाँ पर जो प्ली है, पिटीशन है, उन्होंने पिटीशन फाइल की कि जो एसबीआई है वो डेलिबरेटली ऐसा यहाँ पर ट्राई कर रही है, जो डोनर्स हैं और जिन्होंने यहाँ पर, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पर इनकैशमेंट कराया है, तो उनका नाम सामने ना आए इलेक्शन से पहले. कि जैसे कि आप सभी को पता है अप्रैल और मई में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले, लोकसभा के इलेक्शन से पहले ये सारी चीजें डिस्क्लोज ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी. अब वी आर वोटर्स, हमें पता होना चाहिए ना कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कहां से कितनी फंडिंग मिल रही है. ओके, अब देखिए, तो यहाँ पर जो पिटीशन फाइल की गई थी उसमें यही कहा है कि कोर्ट हैज डायरेक्टेड द एसबीआई टू फर्निश डिटेल ऑफ द बॉन्ड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय 6 मार्च 2024. जब यहाँ पर डिसीजन आया था 15 Feb को, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 6 मार्च तक आपको क्या करना है, पूरी जो डिटेल्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
को यहाँ पर देना है कि जो डिटेल्स है लाइक उस डिटेल में क्या होगा, जिसने किस डेट को इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस किया, उस परचेसर का नाम यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर डिनोमिनेशन आना चाहिए कि कब इस बॉन्ड का डिनोमिनेशन हुआ है और किस पॉलिटिकल पार्टी ने इसे इनकैशमेंट कराया है। ओके, अब यहाँ पे एसबीआई क्या कह रही है कि हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। ज़्यादा टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि जो भी यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के अकाउंट्स हैं इसमें अगर हम देखते हैं तो जो डिटेल्स है वो एक प्लेस पर नहीं है। दे आर द डिटेल्स ऑफ द कंज्यूमर एंड वॉट एवर द पर्सन इज, उनकी डिटेल्स यहाँ पर एक प्लेस पर नहीं है। यहाँ पर वेरियस ब्रांचेस हैं एसबीआई की और हर एक ब्रांच में आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक और इशू आ जाता है कि जो भी यहाँ पर हमने क्या किया है, जो मतलब डिफरेंट जो डेटा है इसको 2 सिलॉस में रखा है। सिलॉस का मतलब हो जाता है कि जहां पर आप चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फूड ग्रेन्स को कहीं पर इकट्ठा करके रखते हैं तो किसी न किसी प्लेस पर आप रखते होंगे फूड ग्रेन्स को सारे। तो उन्होंने कहा कि हमने 2 डिफरेंट सिलोस में पूरा जो डेटा है उसको, उनका जो रिकॉर्ड है उसको रखा हुआ है। सो दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट डोनर एनोमिनेटली वॉज प्रोटेक्टेड। हमने ऐसा इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो डोनर है, जिन्होंने मतलब यहाँ पर डोनेशन किया है, उनका जो इन्फॉर्मेशन है, उनकी जो एनोमिनिटी है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो द कोर्ट वाज आल्सो अप्रेज दैट डोनर डिटेल्स वाज केप्ट इन अ सील्ड कवर। अब इसमें यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, आपने क्या किया है, इसको 2 सिलोस में बांट के रखा है, 2 सिलोस में, तो आपके पास जो भी डेटा है डोनर का डिटेल होगा, आपने उसको सील में कवर करके रखा होगा। तो ये आपके लिए तो और इजी हो जाता है कि उस डेटा को निकालिए और सामने प्रेजेंट कर दीजिए। ये आ जाता है आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो द कोर्ट वाज आल्सो अप्रेज दैट डोनर डिटेल वर kept in a sealed covered at the designated branch and all such sealed cover were then deposited in its main branch located in Mumbai। आपने ठीक है अलग अलग ब्रांच में रखा, लेकिन एट द एंड जो सारा जो डिपोजिशन होगा आपका डेटा का, वो आपने कहाँ यहाँ पर डिपॉजिट किया होगा? मुंबई की जो आपकी मेन ब्रांच है एसबीआई की। ठीक है, उसके बाद एसबीआई ने यहाँ पर कुछ और डिटेल्स ऐड की। उन्होंने ये कहा कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इशू किए गए हैं, है ना, कुछ यहाँ पर स्टोर्ड है, डिजिटली हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पर जो नेम ऑफ द परचेसर और केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने कराया, तो कुछ जो चीजें हैं वो फिजिकली हैं यहाँ पर, है ना। और इसमें हमें क्या देखिए, टोटल हम देखते हैं 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं। कुछ इसमें से फिजिकली हैं और कुछ यहाँ पर आपके डिजिटली स्टोर हैं। तो टोटल अगर हम इसका डबल कर देते हैं तो इट विल बी 434 हो जाएगा ये आपका। तो मतलब इसका डबल हमें क्या करना होगा, चीज़ों को कंपाइल करना होगा और इन्वॉल्व करना होगा। तो अब यहाँ पर फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि एसबीआई कोई छोटी मोटी ब्रांच नहीं है। पहली बात तो है, फर्स्ट ऑफ ऑल एसबीआई इज नॉट अ स्मॉल ब्रांच ऑफ इंडिया। ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है इंडिया की, ठीक है, बहुत बड़ा बैंक है आपका। और यहाँ पर आपके 5 करोड़ से ज्यादा आपके क्या है, कंज्यूमर्स हैं। तो अगर 5 करोड़ कंज्यूमर का डेटा यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो आप यहाँ पर 44,000 भी नहीं है, इट इज 22,000 जो है, आप इनका डेटा क्यों नहीं दे पा रहे हैं, है ना। ये यहाँ पर क्वेश्चन रेज किया गया। ओके, सो यहाँ पर ये एक्सटेंशन जो था चैलेंज किया गया और उसमें यहाँ पर इस एक्सटेंशन को चैलेंज किया गया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो कंटेम्प्ट प्ली alleged that the bank was deliberately trying to ensure that the amount contributed anonymously to political parties were not disclosed to the पब्लिक बिफोर द लोकसभा इलेक्शन। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये दिए जा रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शन होने से पहले जो भी यहाँ पर मतलब कंट्रीब्यूशन किया गया है पॉलिटिकल पार्टी को एनोनिमसली, वो यहाँ पर डिस्क्लोज ना हो। ओके, सो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। सो द पिटिशनर फॉर द क्लेम, अब यहाँ पे पिटिशनर ने ये कहा कि एसबीआई मेंटेन अ सीक्रेट नंबर बेस्ड रिकॉर्ड ऑफ डोनर हु बाय बॉन्ड। अब जो आपका बॉन्ड होता है ना, उस बॉन्ड में एक सीक्रेट नंबर होता है, एक सीक्रेट नंबर होता है, जिससे कि आप इजीली क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिन्होंने डोनेशन दिया है, आप उस यूनिक नंबर का भी यूज करके बहुत ही इजीली उस डोनर को क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। सो इट इज नॉट अ दैट हार्ड वर्क,
मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल काम नहीं है हम आपके लिए. ओके, अ सिंपल क्वेरी ऑन द डेटाबेस कैन बी जनरेट अ रिपोर्ट इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मैनुअल वेरिफिकेशन. और यहाँ पर कोई मैनुअल वेरिफिकेशन की भी आपको ज़रूरत नहीं है. एसबीआई की बात करते हैं. एसबीआई में यहाँ पर 2,60,000 एम्प्लॉयज़ हैं एंड 22,500 वर्ल्ड वाइड आपके ब्रांचेस देखने को मिलते हैं. 7 यहाँ पर लोकल हेड ऑफिस हैं, 101 जोनल ऑफिस हैं, 208 फॉरेन ऑफिस हैं एंड 36 कंट्रीज. इन 36 कंट्रीज की बात करें, हमने ये अभी एसबीआई के बारे में बात की कि 2,60,000 एम्प्लॉयज हैं एसबीआई में. ओके, so it is hard to believe that SBI is not able to gather information which the RBI has itself recorded. अब ये यहाँ पर हमने किसी दूसरे बैंक की इंफॉर्मेशन तो SBI से मांगी नहीं है कि हाँ अब हम पंजाब नेशनल पीएनबी की यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, किससे? SBI से. तो ये थोड़ा सा हाँ हम एग्री करते कि आपके लिए टफ टास्क हो सकता है, लेकिन एसबीआई ने खुद ही अपना डेटा रिकॉर्ड किया है और इतनी सारी चीजें होने के बाद भी एसबीआई अपना जो डेटा है उसको डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा है. सो द पिटिशनर ऑल्सो रिवील्ड दैट राइट टू इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स गिवन बाय द बैंक ओके टू रिटायर्ड कमांडर लक्ष्य बख्तरा इन 2018. यहाँ पर वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन का भी आपका यहाँ पर हर्डल हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है. ओके, सो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि सेइंग दैट इट हैज स्पेंड 60.43 लाख रुपीज ऑन आईटी सिस्टम डेवलप्ड, 89.72 lakh rupees on operational cost, that is net cost of floating electoral bond was 1.5 करोड़. अब देखिए यहाँ पर एक पर्सन का नाम यहाँ पर बताया गया कि उनको 1.5 करोड़ रुपीस तक का क्या है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड जो है यहाँ पर आपका फ्लोट हो रहा है, इतना वर्थ का है. ओके, सो यहाँ पर जो कोर्ट है उन्होंने ये कहा कि देखिए अब तक कितने हो गए, 26 दिन हो चुके हैं. आपने लास्ट 26, ठीक है हमने माना कि एक दिन में ये काम नहीं हो सकता है, हमने इस चीज को एग्री किया कि ठीक है आपका एक दिन में इतना काम नहीं हो सकता, लेकिन जब से यहाँ पर आपको ऑर्डर दिए गए हैं, है ना, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है तब से अब तक आप क्या कर रहे थे, ये यहाँ पर क्वेश्चन रेज किया गया कोर्ट के दौरान. सो पॉइंटिंग आउट हाउ द बैंक हैड नॉट इवन बॉदर टू मेंशन व्हाट इट हैड बीन डूइंग फॉर द पास्ट 26 डेज सिंस द February 15 जजमेंट. February 15 को जजमेंट आ गया था, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये रिमार्क किया, और लास्ट के जो 26 दिन से आप क्या कर रहे थे यहाँ पर, इस चीज को यहाँ पर इसमें आपने कुछ भी बॉदर नहीं किया. सो यू आर एसबीआई, there should be a sub condor from your part. What have you been doing for the past 26 days? That there is not a word about that in your application. मतलब आप 26 दिन से क्या कर रहे थे इसके बारे में कोई भी आपका नहीं है. So indicating the seriousness of the directives, and Justice Sanjeev Khanna asked whether the bank wanted a specific judicial order to open the sealed cover containing the bonds. तो यहाँ पर जस्टिस ने ये कहा, मतलब एक जज ने ये कहा कि अगर यहाँ पर एसबीआई जो भी जस्टिस हैं और डायरेक्टिव्स को यहाँ पर सीरियस नहीं लेते हैं तो हमें यहाँ पर मजबूरन क्या करना होगा, ऑर्डर देने होंगे, डायरेक्टिव्स देने होंगे कि जो भी यहाँ पे बॉन्ड्स हैं यहाँ पर जुडिशियल ऑर्डर पर क्या होंगे, जितने भी सील कवर हैं इन्हें ओपन किया जाएगा इन द कोर्ट रूम. तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर है, सारी चीजें हैं. अब देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने क्या निकलकर फर्दर आता है. ओके, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, से इट पॉइंटेड आउट दैट द ऑल इलेक्टोरल बॉन्ड रिलेटेड वर्क वाज ओवरसीन बाय स्पेसिफिक टीम ऑफ द एसबीआई. अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर रेज किया जाता है, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव एसबीआई. प्रीवियसली यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब यूनियन गवर्नमेंट को एंड यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज फाइनेंस मिनिस्ट्री को जब सिमिलर डेटा, इसी टाइप के डेटा की जरूरत थी, तो एसबीआई ने विद इन 48 आवर्स यहाँ पर उन्हें क्या किया था, डेटा प्रोवाइड किया था. और बॉन्ड रिलेटेड वर्क की बात करते हैं तो एसबीआई में एक अलग स्पेसिफिक टीम है, उस टीम का नाम है ट्रांजैक्शन बैंकिंग यूनिट. वो स्पेसिफिकली यहाँ पर ये सब जो इलेक्ट्रल बॉन्ड रिलेटेड वर्क है ना उसको ओवरसीन करती है, उसे देखती है. तो ये इतनी क्रूशियल जो इन्फॉर्मेशन जब आप गवर्नमेंट को इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ नोटिस में एक्सेस करवा सकते हैं, तो आप 26 दिन हो चुके हैं, आप इन 26 दिनों में क्या कर रहे थे और अभी भी आप यहाँ पर डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. तो अभी यहाँ पर पूरा ट्रायल चल रहा है, फर्दर हम देखते हैं इसमें हमारे सामने क्या निकल कर आता है. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज
test flight of Agni 5 with MIRV successful. So on Monday, you will see announced by the successful test firing of Agni 5 ballistic missile with multiple independently targetable री-एंट्री व्हीकल। तो यहाँ पर इस व्हीकल MIRV के साथ हमने क्या किया है, जो हमारी अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल थी उसका टेस्ट किया गया और इट वाज सक्सेसफुल। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। सो अग्नि 5 क्या है? अग्नि 5 इज an indigenously built advanced surface to surface ballistic missile developed under the integrated guided missile development program। तो हमारा जो integrated guided missile development program है, इसके अंदर हमने क्या किया, surface to surface ballistic missile को यहाँ पर indigenously build किया, मतलब कि इंडिया में ही build किया हुआ आपका मिसाइल है। It is a fire and forest missile which cannot be stopped without a interceptor missile. The missile has capacity of hitting target beyond the 500 किलोमीटर रेंज। मतलब ये क्या कर सकता है, ये इंडिया के सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। और ये क्या है आपका, मतलब कि जो भी आपके टारगेट है, ये मिसाइल 5000 किलोमीटर तक का जो टारगेट है इसको हिट कर सकता है। सो अग्नि मिसाइल क्लास इज अ बैकबोन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी है, इसमें अग्नि मिसाइल का जो क्लास है ये हमारे लिए, इंडिया के लिए एक बैकबोन की तरह क्या करता है, काम करता है। एज आर पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन्स लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट। सो अग्नि, यहाँ पर ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अग्नि 5। यहाँ पर टोटल आपकी 5 इस तरीके की मिसाइल्स है। एक आपकी अग्नि 1 है, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 एंड अग्नि 5। ये जो अग्नि 1 to 5 मिसाइल्स हैं वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, आपका DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस मिसाइल को डेवलप्ड एंड डिजाइन किया गया है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब देखिए हम अदर रेंजेस भी देख लेते हैं। अग्नि 1 की यहाँ पर रेंज कितनी है, 700 to 800 किलोमीटर। अग्नि 2 की यहाँ पर 2000 आती है। अग्नि 3 की यहाँ पर 2500 किलोमीटर। अग्नि 4 रेंज इज मोर देन 3500 किलोमीटर एंड कैन फायर फ्रॉम अ रोड मोबाइल लॉन्चर। ये रोड मोबाइल लॉन्चर से भी इसका फायर आप कर सकते हैं। और अग्नि 5 की बात करते हैं, सो ये अब तक की हमारी अग्नि सीरीज में लॉन्गेस्ट मिसाइल है एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है विद अ रेंज ऑफ ओवर 5000 किलोमीटर। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। और ये जो आपका टेस्ट किया गया था वो कहाँ से किया गया था, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। तो ये APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ है, आपको इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। तो ये अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो दिस इज अ उड़ीसा में, ये आपका उड़ीसा है, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा में ये वाला जो पार्ट है दिस इज अब्दुल कलाम आइलैंड। तो यहां से क्या हुआ है, आपका ये टेस्ट हुआ है। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंट्रल ट्रांसफर एंड द इशू ऑफ शेयर ऑफ सम स्टेट। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, अब आपकी 16th फाइनेंस कमीशन आने वाली है और ये कहा जा रहा है कि 16th फाइनेंस कमीशन को बहुत सारे इश्यूज से डील करना पड़ेगा। वैसे इस आर्टिकल में इतना ज्यादा कुछ नहीं है, आप सिर्फ देखते जाइए इसमें क्या बताया गया है। और पूरा जो ये आर्टिकल बहुत ईजी है, वैसे आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ एक चीज बताई गई है कि धीरे धीरे आप 12th फाइनेंस कमीशन से देखेंगे, 12th फाइनेंस कमीशन आता है आपका, 13th आता है, 14th आता है, देन 15th आता है। धीरे धीरे यहाँ पर आप जो एलोकेशन है फंड का, जो एलोकेशन है वो नदर्न स्टेट, मतलब सदर्न स्टेट में, इवन द नॉर्थ ईस्टर्न जो आपका स्टेट है वहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो इस आर्टिकल में उसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि क्यों कम हो रहा है, इसका मेन रीजन क्या है। सो हियर यू विल सी इन दिस आर्टिकल वी फोकस ऑन वन इशू विच हैज बीन रेज्ड बाय मेनी स्टेट, पर्टिकुलरली दोज इन द साउथ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये जो इशू है सदर्न स्टेट्स के द्वारा सबसे ज्यादा रेज किया जाता है। द इशू इज दैट दीज स्टेट्स have been facing a decline in their share out of the resources transfer from the center to the state। तो यहाँ पर सेंटर से जो स्टेट की तरफ रिसोर्सेज का ट्रांसफर होता है, इसमें अब क्या देखने को मिल रहा है, डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओके, सो हियर यू विल सी in finding a solution to this we need to look at which states have been gaining and which are losing their share over a time। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स को ज्यादा फायदा हो रहा है, कुछ स्टेट्स को कम हो रहा है। इसका मेन रीजन क्या है, जैसे कि आप टेबल फर्स्ट देखेंगे इस टेबल में। सो देखिए जो हमारे नदर स्टेट्स की बात करते हैं और फिर सदर्न स्टेट्स की बात करते हैं, तो देखिए बिहार, उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो आपका एलोकेशन था कैसे धीरे धीरे आपका बढ़ता जा रहा है, थोड़ा कम भी हुआ है और बढ़ा भी है।
ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर बात करते हैं तो डिस्टेंस जो क्राइटेरिया है उस बेसिस पर यहाँ पर कुछ माइनस भी है और कुछ प्लस भी हुआ है। फिर महाराष्ट्र, गुजरात आ जाता है, फिर तमिलनाडु और यहाँ पर हिली एरियाज में यहाँ पर हमने ये देखा कि जो एलोकेशन है, देखिए ये कुछ माइनस में जा रहे हैं। आप देखिए बिहार तो यहाँ पे प्लस में है, उत्तर प्रदेश भी प्लस में है, सेंट्रल जो स्टेट्स हैं वो भी प्लस में है। यहाँ पे वेस्ट की बात करते हैं लाइक महाराष्ट्र यहाँ पर प्लस में है, गुजरात में थोड़ा सा आपको कम देखने को मिला है। फिर सदर्न स्टेट्स में फिर से आपको यहाँ पर देखेंगे जो एलोकेशन है वो यहाँ पर कम हुआ है। सो ये जो डेटा है आपका जो 12th to 15th फाइनेंस कमीशन तक का जो पूरा रिपोर्ट था उस बेसिस पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस क्राइटेरिया हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो वेट है वो भी रिड्यूस हुआ है। सो इट्स वेट was reduced from 50% to 47.5% by the 13th Finance Commission and further reduced to the 45% by the 15th Finance Commission। तो यहाँ पर जो वेटेज है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर आपका कम हो रहा है। 13 फाइनेंस कमीशन में पहले ये 50 था, उसे 47% किया गया और उसके बाद फिर 45% तक यहाँ पर पहुंच गया है। 11th फाइनेंस कमीशन में थोड़ा सा यहाँ पर जो क्राइटेरिया था उसको इंक्रीज किया गया था, लेकिन फिर से यहाँ पर क्या हो, धीरे धीरे यहाँ पर डिक्रीज हुआ। सो द इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल has always been regarded in India and elsewhere as a key principle governing distribution. Economic and social justice demand this. तो यहाँ पर always हम इंडिया में किसकी बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। ओके, और उस इक्वालिटी में हमने ये देखा कि अभी हम इंडिया में क्या इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। इसमें और नेक्स्ट क्राइटेरिया आपका क्या रखा गया, पॉपुलेशन। अब देखिए सेकंड क्राइटेरिया ये आ जाता है पॉपुलेशन का कि 14th फाइनेंस कमीशन ने 1971 का डेटा यूज किया था पॉपुलेशन का, बट 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, पॉपुलेशन का 2011 का डेटा यहाँ पर यूज किया। तो इससे भी जो परफॉर्मेंस है ये भी रिड्यूस होती है ना। तो द जॉइंट इम्पैक्ट ऑफ दीज टू चेंज हैज बीन मार्जिनल फॉर ऑल ग्रुप ऑफ स्टेट। फॉर तमिलनाडु एंड जॉइंट इम्पैक्ट वाज मार्जिनली पॉजिटिव। तो देखिए सदर्न स्टेट्स का कहना ये है कि जब आपने यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, हमने इस पर पूरा फोकस किया, सारी चीजें की, और उसके बाद आपका क्या होता है यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा, उसके बाद हमने देखा कि हमने तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इससे क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। हम परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, आप जो स्कीम्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहे हैं हमने वो स्कीम भी इम्प्लीमेंट की, लेकिन इसके हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा जो रिसोर्सेस है, जो एलोकेशन होना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं हो रहा है, आप उसे रिसोर्सेस में भी हमारी कमी कर रहे हैं। सो स्टेप्स टू बी टेकन। अब इसमें स्टेप्स की बात की जा रही कि जो आपका 16th फाइनेंस कमीशन है वो क्या क्या स्टेप्स ले सकता है। सो वी कैन नॉट गिव अप द income distance criteria. Some raise the question whether such criteria can continue indefinitely. तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, लाइक आपका क्राइटेरिया क्या क्या आ जाता है, पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है, डेमोग्राफिक चेंज है, इनकम, फिजिकल कैपेसिटी डिस्टेंस, एरिया कितना है, मतलब किस स्टेट का एरिया कितना है, कितना बड़ा है, फॉरेस्ट कवरेज कितना है, टैक्स एफर्ट्स यहाँ पर कौन सा स्टेट कितना लगाता है, फिजिकल डिसिप्लिन। सो दीज आर क्राइटेरिया। तो ये कह रहे हैं कि ये क्राइटेरिया क्या कंटिन्यू करेंगे या फिर इनमें हमें कुछ चेंज करना चाहिए। ओके, सो द सेंट्रल इंक्रीज द सेसेस एंड सरचार्जेस thereby reducing the size of the divisible pool. This is not desirable. अब ये कहा जा रहा है कि सेंटर क्या कर रही है, जो सेस चार्जेस हैं, सर्च चार्जेस हैं, उसे इंक्रीज कर रही है, बट दे आर नॉट डिजायरेबल। अब यहाँ पर फर्दर हम देखते हैं कि 16th फाइनेंस कमीशन आपकी क्या करती है। टू सम अप, देयर इज अ केस टू एड्रेस द इशू रेज बाय सम ऑफ द स्टेट्स रिगार्डिंग देयर डिक्लाइनिंग शेयर। तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनकी जो शेयर डिक्लाइन हो रहा है, उन्होंने इस पर इशू रेज किया है। तो द मेजर फैक्टर contributing to the situation is the adoption of economic distance criterion and giving it weight as high as 45%. But any scheme of fair distribution, this criterion cannot be given up. Okay, so the finance commission cannot reduce the weight of the criteria by 5 to 10% point. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी क्राइटेरिया उसे हम 5 to 10% पॉइंट पर नहीं क्या कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब ये पूरा आर्टिकल एक आपका पर्सनल व्यू है, इसमें आपको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। फर्दर अब देखते हैं 16th फाइनेंस कमीशन आएगी और हमारे लिए क्या मतलब चेंजेस करती है स्टेट्स के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ ट्राइब इन द वेस्टर्न घाट्स इन नीड ऑफ लाइफ लाइन। अब देखिए हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट में, स्पेशली वी टॉक अबाउट कर्नाटका, वहां पर आपको बहुत सारी ट्राइब्स देखने को मिलती हैं।
ठीक है। अब वेस्टर्न घाट की जो ट्राइब्स हैं उनकी जो लाइफ लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, और उसमें हमें क्या करना होगा, उस उनकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं अब हमें उसे चेंज करने की क्या है ज़रूरत है। अब देखिए पहले क्या था, जो ट्राइबल पीपल थे मेनली ये कहाँ थे, आपके फॉरेस्ट में जो भी आपके माइनर प्रोडक्ट्स होते थे उनको यहाँ पर उनका यूज़ करते थे, उनको बेचते थे, और अपना जो भी उनका डेली का यहाँ पर रोजी रोटी चलती थी, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब से क्या होता है, फॉरेस्ट एक्ट आता है, सारी चीज़ें आती हैं, और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आता है इसके अंदर जो लैंड होता है वो किसको मतलब ज़्यादातर जो क्लेम होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा हो जाता है, और इनके द्वारा ये कहा रीजन दिया जाता है कि ये जो माइनर फॉरेस्ट से जो चीज़ें जो ट्राइब्स हम यहाँ पर उनकी जॉब थी, चीज़ों को ये क्या करते थे, कलेक्ट करके बेचने जाते थे, उससे इतना पैसा नहीं मिल पाता है इन्हें कि वो क्या कर सके, मतलब कि इट इज़ नॉट दैट लुक्रेटिव गिवन द वॉलेटाइल मार्केट, है ना। एंड ऑल्सो रैंडम एक्सप्लोटेशन बाय द मिडिल मैन, और मिडिल मैन जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइट करते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड ऑप्शन उनके पास क्या आता है कि वो लेबर फोर्स करें, क्योंकि जितना पैसा जितना वेज इनको इससे नहीं मिल रहा है उतना पैसा उनको डेली वेजेस से मिल रहा है। सो उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया कहाँ, प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है जो फॉरेस्ट ड्वेलर का, उसको छोड़कर वो डेली जो वर्कर है लाइक कैजुअल और एग्रीकल्चरल में भी उन्होंने अपने आप को इंगेज किया। अब आप सबने देखा होगा अर्बन एरिया में भी स्पेशली और रूरल एरिया में भी जो लेबर्स होते हैं वो दिन भर काम करते हैं, और अपनी दिन भर की रात में उनको जो वेजेस मिलता है, डेली वेज मिलता है, तो दिन भर की थकान को मिटाने के लिए वो क्या करते हैं, रात में वो अल्कोहल का यूज करते हैं, ठीक है, और पूरी रात ऐसे पड़े रहते हैं। तो ट्राइब्स मैन ने भी क्या किया, इस एडिक्शन को, मतलब ये जो चीजें हैं इसको उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर अपने हैबिट में इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू नॉन ट्राइबल लोकल्स एंड अदर इन द एरिया depict the habit in the city seeing other laborers doing the same in the evening में यहाँ पर जो अदर लेबर करते हैं उन्होंने भी ये स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से जब यहाँ पर सर्वे किया गया, उनसे बातचीत जब की जा रही थी, तो दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू गिव द आंसर कि कब उनको ये आदत लग गई, कैसे ये आदत लग गई। इसी के चलते यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं ट्राइब्समैन के, वो भी देखते देखते मतलब कि अगर वो ये ऐसा काम कर रहा है तो हम भी करेंगे, और इसके चलते वहाँ पे जो उनकी स्कूल की अटेंडेंस है, सो ये विल सी नॉट सरप्राइजिंगली द ट्राइबल इन द विलेज वर नॉट इन अ पोजीशन टू रीच हाउ दे गॉट इनटू दिस, इवन एडोलेसेंट children have taken to this vice. This affect children attendance in school. इसकी वजह से जो बच्चों की स्कूल में अटेंडेंस है उस पर अफेक्ट पड़ रहा है। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि गिवन दिस डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सच एज राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, इवन द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सच एज राइट गिवन टू द अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट हैव बीन केप्ट सेफ इन अ कस्टडी ऑफ ट्रस्टवर्दी नॉन ट्राइबल मेंबर्स। और वो लोग अपना ये पूरा जो चीजें हैं वो किसके पास रख देते हैं, उनका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो नॉन ट्राइबल मेंबर्स है तो जो भी उनकी ट्रस्टवर्दी होती है उनके पास ही रखते हैं। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनके सामने एक कंसर्न आ रहा है कि ये जो डिसहार्टनिंग हैबिट उन्होंने अपना के रखी है, इसे हम कैसे इससे उनका री एडिक्शन करा सके। तो इसके लिए यहाँ पर ड्राइव को हमने क्या किया है, लॉन्च किया, जिससे कि हम क्या कर सके, इन्होंने ये जो मतलब कि एडिक्शन उनको ये मिल चुका है कंजप्शन का, इससे हम क्या कर सके, उनकी हैबिट को चेंज करवा सके। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। तो आज के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज और आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।